नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर उपस्थित हैं जो विभिन्न टीईटी और सीटेट की परीक्षाओं में आए हुए हैं। आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है ये। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हम कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ ले सकें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक। पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। तो जैविक घटक पूछ रहा है, तो मृदा अजैविक है, जल अजैविक है, वायु अजैविक है। जो वनस्पति है वो जैविक घटक है। तो डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला। देखिए उत्तर दिया है डी। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक जीवित तत्वों को संदर्भित करता है जिसमें वनस्पति, जानवर और सूक्ष्मजीव शामिल है। तो डी वाला सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण झील हो जाएगा। पार्क तो मानव निर्मित है, बांध भी मानव निर्मित है, खेत भी मानव निर्मित है। तो प्राकृतिक जो हो जाएगा वो झील हो जाएगा। देखिए उत्तर इसका दिया हुआ है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र वे हैं जो बिना मानव हस्तक्षेप के स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं, जैसे झीलें, जंगल और नदियाँ। अगला, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। तो शाकाहारी प्राणी पहले सूर्य से भोजन क्या बनाएंगे, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को कौन खाएगा, शाकाहारी। तो ये उत्पादक हो गए, ये प्राथमिक उपभोक्ता। तो इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। तो शाकाहारी प्राणी जो पौधों को खाते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, हमेशा पूछता है। तो सूर्य है। सूर्य पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला है, भारत की संकट ग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है। तो कौन सम्मिलित है, तो चंदन है। चंदन की जो लकड़ी है, चंदन की लकड़ी और उसके तेल की अत्यधिक मांग के कारण इसे संकटग्रस्त पादप जाति में शामिल किया गया है। अगला है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और यह एक विश्व धरोहर स्थल है जो विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन दहन प्रमुख स्रोत है। जीवाश्म ईंधन दहन से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। अगला है, वनों को नष्ट करने, डिफॉरेस्टेशन का कुप्रभाव क्या होता है। तो ये होता है मृदा अपरदन। वनों के नष्ट होने से मृदा अपरदन बढ़ता है जिससे भूमि की उर्वरता कम होती है और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मृदा अपरदन, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है और ये मिट्टी में इसकी जड़ बंधी हुई रहती है। यदि पेड़ को हम काट दें तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बंधी नहीं रहेगी और बारिश होगा तो बहने लगेगी। इसी को हम मृदा का कटाव या मृदा अपरदन कहते हैं। अगला है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ। उष्णकटिबंधीय मिट्टियों में नाइट्रस ऑक्साइड का प्राकृतिक उत्सर्जन होता है जो एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला है, सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होता है। तो वनों से क्या होती है, वर्षा होती है। आपको पता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने से बारिश का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है।
वन वाष्पीकरण के माध्यम से स्थानीय जलवायु को प्रभावित करते हैं और वर्षा में योगदान देते हैं, जिससे सूखा नियंत्रित होता है। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो स्वीडन है। स्वीडन अपने हरित ऊर्जा स्रोतों और कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपायों के कारण एकमात्र कार्बन मुक्त देश के रूप में पहचाना जाता है। अगला है भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता हुआ स्तर है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिलीट हो गया था, तो ये है कि जुगाली करने पर अपने पाचन क्रिया के दौरान जो जानवर होते हैं वो कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? तो ये मीथेन उत्पन्न करते हैं। जैसे गाय भैंस वगैरह जुगाली करती हैं खाने के बाद, तो मीथेन गैस उत्सर्जित करती हैं। अगले वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे? तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा। अगला है उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? ये पौधारोपण से है उत्तराखंड में। उससे वहीं से चिपको आंदोलन भी शुरू हुआ था, इसको आप देख लीजिएगा। तो हरेला पर्व और चिपको आंदोलन दोनों उत्तराखंड से। अगला है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो ये नॉर्वे में होती है। नॉर्वे में औद्योगिक गतिविधियों के कारण वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता से सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती हैं? तो ये परावैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनको अवशोषित करती हैं। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। 22 मार्च को क्या है? जल दिवस, इसको याद रखिएगा। 5 जून पर्यावरण दिवस, ठीक, इसको याद रखिएगा आप, ये पूछता है हमेशा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, ये 1986 में लागू हुआ था, 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत में लागू हुआ था, जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए कानून प्रदान करता है। ओजोन परत किस प्रदूषक के कारण क्षतिग्रस्त होती है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अगला है किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है? तो ये ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस। अगला है कौन सा वनस्पति जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो ये हो जाएंगे जंगल यदि नहीं रहेंगे तो जीव जंतु का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो स्वाभाविक रूप से उगने वाले जो पौधे हैं उनको प्राकृतिक नेचुरल ट्री कहते हैं। अगला है रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देता है? तो संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियां। संकटग्रस्त जो रेड डाटा बुक है उसमें संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियों। अगला है कौन सी प्रक्रिया जल चक्र का हिस्सा नहीं है? तो जल चक्र की जो प्रक्रिया है वो नाइट्रिफिकेशन उसमें नहीं है। पहले वर्षा होगी, वर्षा के बाद वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण के बाद संघनन होगा। संघनन आपको पता है कि जब पानी भाप बन के उड़ता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं, और भाप से पुनः जब वो जल के रूप में, द्रव के रूप में आ जाता है तो उसको संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन। अगला है पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग नहीं होता है? तो पर्यावरण उपकरण के लिए गैल्वेनोमीटर उपयोग नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जो पर्यावरण अध्ययन का उपकरण
नहीं है। बैरोमीटर से दाब नापते हैं, सिस्मोग्राफ से आपका भूकंप नापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा नापते हैं। अगला, बायोडाइवर्सिटी का सबसे अधिक महत्व किसमें है? तो पारिस्थितिकी संतुलन में बायोडाइवर्सिटी का सबसे ज़्यादा महत्व है। पारिस्थितिकी संतुलन। अगला, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला है, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा जल वाष्प वायुमंडल में पहुंचती है? तो ये वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। ठीक है, तो वाष्पीकरण के द्वारा ये वायुमंडल में पहुंचती है। तो ये टेट, सीटेट और अन्य परीक्षाओं के लिए ये 30 प्रश्न थे हमारे पर्यावरण के। इसमें से कम 4 से 5 प्रश्न आपका टेट या सीटेट में ज़रूर आएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसका बार बार रिवीजन करिएगा। और देखने के अलावा इसको आप सुन भी सकते हैं सिर्फ, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है ये। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।